बच्चों आप बात कर रहे हैं कि कौन सी एक्टिविटीज है जो सीएसआर नहीं मानी जाएगी। कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट अपने ऑर्डिनरी कोर्स में जो काम करता है, मान लो फार्मा कंपनी दवाई बना रहे हैं, 2 लोगों को मुफ्त में दे दिए, तो क्या ये मेरा सीएसआर है? हमें एजुकेशन प्रोवाइड करता है, 2 बच्चों को फ्री में पढ़ा दिए। हॉस्पिटल जो लोगों का इलाज करता है पैसे लेके, अगर एक आदमी का मुफ्त में इलाज कर दिया। एयरलाइंस एक आदमी को फ्री में यात्रा कर, तो क्या एक होटल रेस्टोरेंट एक आदमी को फ्री में खिला दिया, तो क्या उसको सीएसआर बोलेंगे? बोल रहे नहीं। अगर वो आप अपना ऑर्डिनरी काम कर रहे हो तो उसको सीएसआर नहीं मानेंगे। दूसरा, अगर आप आउटसाइड इंडिया जाके ये काम कर रहे हो तो सीएसआर नहीं मानेंगे। इसका एक एक्सेप्शन है, अगर आप किसी स्पोर्ट्स पर्सनल के ट्रेनिंग पे पैसा खर्च करते हैं और वो स्पोर्ट्स पर्सनल किसी स्टेट या यूनियन टेरिटरी को नेशनल लेवल पे या देश को इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट करता है, तो उसके ट्रेनिंग पे जो पैसा खर्च किया जाएगा उसको सीएसआर मान लेंगे। तीसरा, अगर आप पॉलिटिकल पार्टी को कोई कंट्रीब्यूशन, हम बीजेपी को कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं 182 में, सीएसआर नहीं है। अगर हम अपने एम्प्लॉइज या उनकी फैमिली के बेनिफिट के लिए केवल कुछ करते हैं, वो भी सीएसआर नहीं है। जैसे मान लो मेरे लिए 25 एम्प्लॉई है, उनको मैंने रहने के लिए घर दे दिया, उनके बच्चों को फ्री में पढ़ा रहे हैं, तो क्या ये सीएसआर है? बोल रहा है नहीं, ये सीएसआर नहीं। आप अपने एम्प्लॉय के बेनिफिट के लिए कर रहे हैं क्योंकि आप उनसे बेनिफिट ले रहे हो। नेक्स्ट, स्पॉन्सरशिप फॉर मार्केटिंग बेनिफिट। अब मैंने जो है आपने देखा होगा बहुत जगह लिखा होता है फ्री हेल्थ चेकअप हो रहा है, फ्री में आई चेकअप करा रहे हैं, मोतियाबिंद का फ्री में ऑपरेशन करा रहे हैं, ये सब, और वहां बड़े बड़े अपने होर्डिंग बैनर लगा के रखे हैं अपने मार्केटिंग बेनिफिट, तो नहीं। और अगर आप अपना स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन पे कर रहे हो तो ये भी नहीं मानेंगे। आपको बोनस का पेमेंट करना है, आपने बोनस का पेमेंट किया, ये पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट में आपको ऑब्लिगेशन है कि आपको बोनस देना है भाई। बोनस जो है वो मिनिमम हम दे सकते हैं 8.33% ऑफ सैलरी और मैक्सिमम बोनस 20% दिया जा सकता है, तो इसको भी सीएसआर नहीं मानेंगे। फिर इन्होंने आपको शेड्यूल 7 का लिस्ट दिया है कि ये सारी एक्टिविटीज आप करते हो। शेड्यूल 7 सीएसआर का है, जो बोल रहे हैं कि अगर आप ये काम करते हो तो हम उसको सीएसआर मानेंगे। क्या काम है? अगर आप हंगर, पॉवर्टी, मालन्यूट्रिशन, मेडिकल केयर इंक्लूडिंग प्रिवेंटिव हेल्थ केयर, सैनिटेशन इंक्लूडिंग स्वच्छ भारत कोष, सिर्फ ड्रिंकिंग वाटर में पैसा खर्च करते हो, ये सब मद में आप पैसा खर्च कर रहे हो, इनके लिए पैसा खर्च कर रहे हो, ये सब काम कर रहे हो, तो यस दीज आर सीएसआर एक्टिविटीज। पहला हो गया गरीबी भुखमरी मिटा रहे हैं, माल न्यूट्रिशन। दूसरा हेल्थ केयर देख रहे हैं जिसमें कि प्रिवेंटिव वैक्सीनेशन वगैरह लगवा रहे हैं लोगों को जिनको की बीमारी हो ही नहीं। तीसरा एजुकेशन या वोकेशनल स्किल प्रोवाइड करा रहे हैं। जेंडर इक्वलिटी पे काम कर रहे हैं, मेल फीमेल को इक्वली ट्रीट किया जाए, ऑर्फेंस के लिए ओल्ड एज होम खुलवा रहे हैं, डे केयर बच्चों के लिए, सीएसआर। इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी के लिए जैसे क्लीन गंगा फंड में पैसा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जो हमारे नेशनल हेरिटेज हैं उनके रख रखाव के लिए पैसा खर्च कर रहे हैं, आर्म फोर्सेस या पारामिलिट्री के लोगों के लिए कुछ पैसा खर्च कर रहे हैं, रूरल स्पोर्ट्स, पैरालंपिक स्पोर्ट्स या ओलंपिक स्पोर्ट्स के पीछे पैसा खर्च कर रहे हैं, पीएम नेशनल रिलीफ फंड, प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड या पीएम केयर फंड या अदर फंड जो सीजी ने स्टेबल किया है सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए पैसा खर्च कर रहे हैं, तो सीएसआर। अगर हम कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं इंक्यूबेटर में तो सीएसआर। रिसर्च डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है साइंस मेडिसिन वगैरह के लिए जिसको कि सीजी, एसजी, पीएसयू, गवर्नमेंट एजेंसी जैसे आईआईटीज को या नेशनल लेबोरेटरी को या ऑटोनोमस बॉडी को पैसा दे रहे हैं कि भाई आप R&D कीजिए, ये वैक्सीन खोजिए, ये कीजिए, सीएसआर। रूरल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में पैसा, सीएसआर। स्लम एरिया का डेवलपमेंट करा रहे हैं, सीएसआर। डिजास्टर मैनेजमेंट क्या हुआ, कहीं अर्थक्वेक आ गया, फ्लड आ गया बिहार में, तो वहां पे डिजास्टर मैनेजमेंट करवा रहे हैं, सीएसआर मानेंगे। अमेंडमेंट में क्या बोला कि अगर कोई कोविड रिलेटेड एक्टिविटी है जो शेड्यूल 7 के वेरियस सर्कुलर में आ रहा है, आइटम 1, 2,
2012 में, तो वो कोविड-19 और हर घर तिरंगा ये सब जो है CSR के लिए एलिजिबल है। एनुअल स्पेंडिंग कितना पैसा खर्च करना है CSR एक्टिविटी में, तो कम से कम 2% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ 3 इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, पिछले 3 साल का जो एवरेज प्रॉफिट आएगा उसका 2% आपको CSR पे खर्च करना होगा। लेकिन अगर आपकी कंपनी 3 साल पुरानी नहीं है तो लेसर पीरियड। अगर ऐसा नहीं करते तो जो अनस्पेंट अमाउंट है वो जो है आप ट्रांसफर कर दीजिए फंड में शेड्यूल 7 वाले 6 मंथ के अंदर फ्रॉम एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। इतना खर्च करना है 2% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ 3 इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। और नहीं खर्च कर पाते तो अनस्पेंट पैसा फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के 6 मंथ के अंदर जो भी फंड बताए गए आपको शेड्यूल 7 में वहां ट्रांसफर कर दीजिए। अमाउंट अगर अनस्पेंट है, अमाउंट पैसा बचा हुआ रह गया कुछ और प्रोजेक्ट अभी ऑनगोइंग है, ऑनगोइंग मतलब अभी और चलेगा, मान लो मैंने स्कूल शुरू किया बनवाना, हॉस्पिटल शुरू किया बनवाना और अभी 1 साल ही हुआ है, अभी बन के कंप्लीट नहीं हुआ तो और चलेगा ऑनगोइंग प्रोजेक्ट। तो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है तो इसका मैक्सिमम टेन्योर कितना होता है 3 साल। ऑनगोइंग प्रोजेक्ट आज शुरू किए तो कितने मैक्सिमम 3 तक चल सकता है, ये 3 साल मल्टी ईयर प्रोजेक्ट है। तो जो ऑन गोइंग प्रोजेक्ट है वहां अगर अनस्पेंट अमाउंट बच जाता है तो फाइनेंशियल ईयर एंड से 30 दिन के अंदर ट्रांसफर कर दीजिए आप अनस्पेंट CSR अकाउंट में। ऑन गोइंग प्रोजेक्ट है, पैसा बचा रह गया तो अनस्पेंट CSR अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए 30 दिन के अंदर फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के, और फिर 3 सालों में खत्म कर दीजिए। और नहीं अगर खत्म कर पाए तो फिर CSR फंड में ट्रांसफर करना पड़ेगा शेड्यूल 7 में। अदरवाइज ये तो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट का हुआ, और नहीं तो फाइनेंशियल ईयर एंड से 6 मंथ्स के अंदर शेड्यूल 7 में ट्रांसफर कर दीजिए। अनस्पेंट रह गया, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है तो फाइनेंशियल ईयर एंड से 30 दिन के अंदर अनस्पेंट CSR में और नेक्स्ट 3 ईयर्स में उसको खर्च कीजिए। और नहीं खर्च करना है तो फिर शेड्यूल 7 में ट्रांसफर कर दीजिए। अगर आपने ऐसा भी हो सकता है कि ज्यादा पैसा खर्च कर दिए जितना CSR बन रहा था, मान लो बन रहा था मेरा 3 करोड़, खर्च कर दिए 3.5, तो जो 50 लाख ज्यादा खर्च किए उसका हम सेट ऑफ ले सकते हैं नेक्स्ट 3 इयर्स के अंदर। स्पेंड एक्सेस देन CSR मैंडेट तो सेटअप मिल जाएगा आपको 3 सक्सीडिंग फाइनेंशियल ईयर में। नेट प्रॉफिट जो आप कैलकुलेट कीजिएगा, नेट प्रॉफिट निकालते समय 2 प्रॉफिट को एक्सक्लूड कीजिएगा। पहला, प्रॉफिट फ्रॉम एनी फॉरेन ब्रांच, कोई फॉरेन आपकी कंपनी का कोई फॉरेन ब्रांच है वहां से अगर प्रॉफिट आया है तो उसको एक्सक्लूड कीजिएगा, क्योंकि अगर फॉरेन ब्रांच है जहां CSR वही CSR करेगा, उसका पैसा इंडिया में आएगा, वो प्रॉफिट में काउंट नहीं होगा। दूसरा, डिविडेंड को लेस कर दीजिएगा फ्रॉम अदर कंपनी इन इंडिया कवर्ड अंडर। मान लो हम टाटा है, टाटा मोटर्स, रिलायंस के शेयर्स में मैंने पैसे इन्वेस्ट किए हुए हैं, ठीक है, तो टाटा जो है रिलायंस के पैसे, अब रिलायंस से मुझे मिल रहा है डिविडेंड, क्या रिलायंस करती है CSR? हाँ, तो वो पैसा हम मुझे अपने प्रॉफिट में शामिल नहीं करना, अपने नेट प्रॉफिट। तो 2 प्रॉफिट सेक्शन 198 में नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करते समय फॉरेन ब्रांच से अगर कोई पैसा आया है या अगर डिविडेंड मिला है किसी ऐसी कंपनी से जो खुद CSR करती है तो वो नेट प्रॉफिट में शामिल नहीं होगा, मतलब एक्सक्लूड करेंगे माइनस करके, तो नेट प्रॉफिट आप 5 करोड़ वाला कैलकुलेट करेंगे। पनिशमेंट क्या है आपको अगर ये नहीं करते, अनस्पेंट ऑनगोइंग प्रोजेक्ट का 30 दिन के अंदर नहीं ट्रांसफर करते या फाइनेंशियल ईयर एंड से 6 मंथ्स के अंदर शेड्यूल 7 के फंड में नहीं ट्रांसफर करते तो कंपनी को 2 इंटू अनस्पेंट अमाउंट या 1 करोड़ दोनों में जो कम है उतने का पनिशमेंट लग सकता है, और ऑफिसर्स को 1/10 जितना अनस्पेंट है उसका 1/10 और 2 लाख दोनों में जो कम है उतना का लग सकता है फाइन। CSR इंप्लीमेंट कैसे करें, CSR का पैसा खर्च करें कैसे? खुद से आप सेक्शन 8 बना के कीजिए,
और नहीं तो इनडायरेक्टली कोई स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन है जो ये काम कर रहे हैं, या कोई सेक्शन 8 कंपनी बनी है, या कोई रजिस्टर्ड ट्रस्ट है, तो उसको आप डोनेट कर दीजिए, वो खर्च कर देगा। सच एंटिटी शैल रजिस्टर, लेकिन आप जिसको ये पैसा दीजिए कि मेरा भी ये लो पैसा सीएसआर में खर्च करो, उसने सीएसआर रजिस्ट्रेशन लिया होगा CSR 1 में। सच एंटिटी शैल रजिस्टर्ड इटसेल्फ विद सीजिन CSR 1 फॉर्म। ध्यान दीजिएगा, वो जिसको आप पैसा डोनेट कर रहे हैं खर्च करने के लिए इनडायरेक्टली, वो CSR रजिस्ट्रेशन लिया होना चाहिए। कैसे लेता है? CSR 1 सबमिट करना होता है CG को, और वो CSR दे देता है रजिस्ट्रेशन। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन भी आप क्या इंगेज कर सकते हैं पैसा CSR में खर्च करवाने के लिए? हाँ, लेकिन ध्यान रहे engagement is restricted to designing, monitoring, evaluation of CSR project और program for their own personal for CSR। यही काम होगा इंटरनेशनल। अगर आप किसी इंटरनेशनल एजेंसी को इंगेज करना चाहते हैं कीजिए, लेकिन उनका काम रेस्ट्रिक्ट होगा। वो केवल डिजाइन, मॉनिटर, इवेल्युएट कर सकती हैं CSR प्रोजेक्ट प्रोग्राम को। CSR एक्सपेंडिचर कितना होगा भैया? एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड पे ऑफिस बैठाने, कमिटी बैठाने, उनको पैसे देने में कितना खर्च होगा? 5% या उससे कम टोटल CSR मैंडेट का। क्या आप कैपिटल एसेट में खरीद सकते हैं? हाँ, खरीद सकते हैं। कुछ पैसा बच गया, CSR का कुछ पैसा बच गया, जितना खर्च करना था उससे कम ही किए तो सरप्लस बच गया, तो क्या ये बिजनेस प्रॉफिट हो गया? नहीं। तो क्या करें? अनस्पेंट CSR में कर दीजिए अगर ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है तो, और ऑनगोइंग प्रोजेक्ट नहीं है, अदर है, तो शेड्यूल 7 वाले फंड में PM केयर, PM रिलीफ में ट्रांसफर कीजिए। स्वच्छ गंगा, हर घर तिरंगा, स्वच्छ भारत कोष, क्लीन गंगा, ट्रांसफर कीजिए ना। CSR रिपोर्टिंग करनी है, हाँ, तो बोर्ड रिपोर्ट जब आप बनाएंगे उसी के साथ, जब बोर्ड रिपोर्ट एनुअल रिपोर्ट बनाएंगे उसी के साथ CSR रिपोर्टिंग कर दीजिएगा CSR 2 में। कंपनी हैविंग प्रीवियस 3 years एवरेज CSR ऑब्लिगेशन 10 करोड़ या उससे ज्यादा रहा है तो आपको निया कराना होगा। कोई भी कंपनी जो पिछले 3 सालों में कम से कम 10 करोड़ CSR पे पैसा खर्च करती है, उनको नीड एंड इम्पैक्ट असेसमेंट कराना होता है। उन प्रोजेक्ट का जहां कैश आउटले 1 करोड़ या उससे ज्यादा का हुआ है, एक्सपेंडिचर जो हुआ है नीड एंड इम्पैक्ट असेसमेंट पे, अब निया कराना है कि भाई मैंने जो प्रोजेक्ट में पैसा खर्च किया उसकी जरूरत थी कि नहीं, और नीड एंड इम्पैक्ट असेसमेंट अगर कराया, निया कराया, तो कितना पैसा निया पे खर्च करना है? नॉट एक्सीडिंग 2% ऑफ CSR एक्सपेंस फॉर दैट फाइनेंशियल ईयर 50 लाख। इन दोनों में जो हायर है उससे ज्यादा निया पे खर्च नहीं करना। सेक्शन 136 सर्कुलेशन कराएंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, तो बोल रहा है कि कॉपी जो है फैब 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिटर रिपोर्ट, बोर्ड रिपोर्ट का मैड को, मेंबर्स को, ऑडिटर को, डायरेक्टर को 21 दिन पहले AGM से पहले सर्कुलेट करा दीजिएगा। क्या इससे शॉर्टर नोटिस भी वैलिड है? हाँ, शॉर्टर नोटिस भी वैलिड है। अगर मेजॉरिटी या प्लस, मेजॉरिटी प्लस जिनके पास 95% शेयर कैपिटल है, 95% वोटिंग पावर अगर वो बोले तो शॉर्टर नोटिस भी वैलिड है। सेक्शन 8 कंपनी को 14 डेज पहले देना होता है। कैसे नोटिस भेजवाएं? तो अगर कंपनी लिस्टेड है या पब्लिक कंपनी है जिसका नेटवर्थ 1 करोड़ एंड टर्नओवर 10 करोड़ है, तो वो इलेक्ट्रॉनिक मोड में भेजवा सकते हैं। बाकी कंपनियां फिजिकल मोड में, रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पेस पोर्ट, कुरियर या हैंड डिलीवरी। लिस्टेड कंपनियों को AOC 3 में अपना जो है रिपोर्टिंग करना होता है, और AOC 3A में इंड AS का। सेक्शन 137 फाइलिंग है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट आपको ROC को फाइल करना है। फैब 3 फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिटर रिपोर्ट, बोर्ड रिपोर्ट आपको फाइल करना है। अगर अडॉप्ट AGM हुआ, उसमें अडॉप्ट हो या ना हो, जिस दिन AGM हुआ 30 दिन के अंदर ये सबमिट कर दीजिए ROC को। और AGM हुआ नहीं तो जिस दिन AGM हो जाना चाहिए था, ड्यू डेट ऑफ AGM, वहां से 30 दिन के अंदर सबमिट कर दीजिएगा, फाइलिंग कर दीजिएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट ROC को। फाइलिंग सेक्शन 137 फाइलिंग। फैब 3 फाइल करेंगे। एडॉप्ट AGM हुआ, एडॉप्ट हो गया, AGM हुआ, एडॉप्ट नहीं हुआ, फिर भी AGM के 30 दिन के अंदर, और AGM ही नहीं हुआ तो जिस दिन AGM हो जाना चाहिए था, ड्यू डेट, वहां से 30 दिन के अंदर फाइलिंग कर दीजिए। नहीं फाइलिंग कीजिएगा तो पेनल्टी लगेगी।
तो अडॉप्ट हो ना हो, एजीएम हो ना हो, बना के कर दीजिए प्रोविजनल बेसिस पे, सबमिट हो गया। एओसी 4 में फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबमिट करते हैं एओसी 4 में, और अगर सीएसआर आप करते हैं तो अटैच कीजिए सीएसआर 2 और सबको एजीएम के 30 दिन के अंदर आरओसी को फाइल कर दीजिए। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एओसी 4 सीएफएस में जाता है। कुछ कंपनियों को रूल 12 में एक्सबीआरएल फॉर्मेट में एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज में रिपोर्टिंग करनी होती है। किन कंपनियों को? लिस्टेड कंपनी प्लस इंडियन सब्सिडरी को, उनके कंपनी जिनका पेड अप शेयर कैपिटल 5 करोड़ या टर्नओवर 100 करोड़ है, पेड अप शेयर कैपिटल 5 करोड़ या टर्नओवर 100 करोड़ है, उनको भी एक्सबीआरएल फॉर्मेट में रिपोर्टिंग करनी है, और जिनके ऊपर इंड एस लगता है। बैंकिंग कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी, इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, एनबीएफसी को एग्जम्पशन है, उनको एसबीआरएल फॉर्मेट में रिपोर्टिंग नहीं करनी। एक्सबीआरएल एक रिपोर्टिंग करने का फॉर्मेट है, एक्सटेंसिबल बिजनेस रिपोर्टिंग लैंग्वेज बोलते हैं। तो लिस्टेड कंपनी या पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 5 करोड़ या टर्नओवर 100 करोड़ है और जो इंड एस फॉलो करते हैं वो रिपोर्टिंग करते हैं एक्सबीआरएल में। एक्सेप्शन है बैंकिंग, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिसिटी, एनबीएफसी को, इनको एक्सबीआरएल में रिपोर्टिंग नहीं करनी। और लास्ट है सेक्शन 138 जिसका नाम है इंटरनल ऑडिट। किनको इंटरनल ऑडिट कराना होगा? तो इसने कहा पहला तो भाई आपको पता ही है, चाहे कुछ हो जाए, एक कंपनी जो सबसे पहले दौड़ दौड़ के आगे आती है वो लिस्टेड। तो पहला हो गया इंटरनल ऑडिट किनको कराना है? लिस्टेड कंपनी। दूसरा, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी में 4 चीजें देखनी है, आइदर कोई भी पेड अप शेयर कैपिटल 50 करोड़ या ज्यादा ड्यूरिंग प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, या टर्नओवर 200 करोड़ या ज्यादा, या आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट 25 करोड़ या ज्यादा एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, या आउटस्टैंडिंग लोन 100 करोड़ या ज्यादा एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। अगर पेड अप शेयर कैपिटल टर्नओवर है तो ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर, आउटस्टैंडिंग डिपॉजिट या लोन है तो एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम हो गया तो कराना पड़ जाएगा इंटरनल ऑडिट। और अगर प्राइवेट कंपनी है तो 2 ही चीज देखते हैं, लोन, बोरोइंग और टर्नओवर। लोन अगर 100 करोड़ या उससे ज्यादा हो जाए एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम और टर्नओवर 200 करोड़ या ज्यादा हो जाए ड्यूरिंग प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, तो उन प्राइवेट कंपनियों को भी इंटरनल ऑडिट कराना होगा। इंटरनल ऑडिटर कौन होता है बेटा? सीएस, सीएस, सीएमए, जिसके पास भी सीओपी हो या ना हो वो इंटरनल ऑडिट कर सकता है। वो कंपनी का एम्प्लॉय भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये था आपका चैप्टर जिसका नाम था अकाउंट्स ऑफ कंपनी पार्ट 2, खत्म हुआ फ्रॉम माय साइड। अच्छे से एक बार क्विक रिवीजन कीजिए, 1 शॉर्ट रिवीजन कीजिए, फिर आपसे मुलाकात होगी नए चैप्टर के साथ, ऑडिट एंड ऑडिटर। थैंक यू वेरी मच। स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, लगे रहें, सारा खेल लगे रहने का है। थैंक यू।